जी बाई का सिर्फ यही खर्चा हुआ है और इन्होंने अपनी एक टिकट बाई की थी। टिकट कितने की हुई ये भी बता दें लोगों को। टिकट जो है वो मेरी कोई 3000 दिरहम की हुई। ये एक बहुत ही मेन क्वेश्चन है, आपने चेक रिपब्लिक का फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट से निकाला था, वो वेबसाइट अगर आपको याद है, मुझे तो पता है लेकिन आप अपने होठों से बताएं, अपने मुंह से बताएं तो लोगों की हेल्प हो जाएगी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब पाकिस्तान से दुबई और दुबई से चेक रिपब्लिक का शेंजन वीज़ा लगा है जो कि 21 दिन का है। और जनाब ये सिर्फ दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपको एक एक चीज़ बताने लगे हैं। और भाई ये मेरे पीछे खड़े हैं, ये ज़रा शाय फील करते हैं, कहते हैं कि यार लोग मुझे जानते भी हैं तो मैं ज़रा शाय फील करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को गाइडेंस दूँ कि मेरा वीज़ा कैसे लगा है और इन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लगाए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गाइड कर सकते हैं। बहुत एक अच्छी बात है कि यार चेक रिपब्लिक का, और मोस्टली हमारे इंडियन पाकिस्तानियों को चेक रिपब्लिक का पता ही नहीं है। और चेक रिपब्लिक जनाब शेंजन जोन में आता है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। तो जी जैसा कि ये हमारे साथ भाई हैं, इनसे एक एक चीज़ अभी पूछने लगी हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मेरे पीछे भाई खड़े हैं, इन्होंने कोई एजेंट नहीं किया, सारा काम खुद से किया और बहुत ही आसान प्रोसेस है और बहुत ही जल्दी इनको शेंजन का टूरिस्ट वीज़ा चेक रिपब्लिक का मिल गया। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हेलो और अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यूरोप के हवाले से, पुर्तगाल के हवाले से। और एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये भाई अभी पुर्तगाल में है क्योंकि जनाब सब लोग इधर उधर से हो के ही पुर्तगाल में आते हैं। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी भाई जैसे कि मेरे साथ हैं और वीडियो भी वही शूट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आपका। हाँ जी बहुत बहुत। तो ज़रा आप लोगों को बताएं कि आपने चेक रिपब्लिक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लगाए। और जनाब आपने फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, हाली दुबई की भी यार कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, आपको डर नहीं लगा कि रिजेक्शन आ जाएगी। तो ज़रा लोगों को बताएं और ये भी बताएं कि आपने एजेंट की किसी की हेल्प ली या आपने सारा काम खुद किया। हियर वी गो। असल में जो रिजेक्शन का केस है ना, वो रिजेक्शन तब होता है, यहाँ तो आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो वो कुछ उल्ट पटांग आपके डॉक्यूमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपको खुद पे बिलीव है, ओरिजिनल है, तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। किसी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए उसने थोड़ी कहा कि ट्रैवल हिस्ट्री बना के आओ मेरे पास आओ। हर कंट्री को टूरिस्ट चाहिए, दुबई को भी टूरिस्ट चाहिए, पूरे यूरोप को टूरिस्ट चाहिए और उनका बिजनेस है ही टूरिस्ट बेस है। अच्छा आपका ये जो वीज़ा लगा था, आप ज़रा लोगों को बताएं कि आपने ये सारा प्रोसेस खुद से किया था, यहाँ से आप स्टार्ट करें अपनी बात। मेरा जो प्रोसेस था, मैंने किसी एजेंट को नहीं हायर किया। क्यों? अच्छा। क्योंकि एजेंट को आपने एक्स्ट्रा पैसे देने, वही पैसे आप टिकट बाय कर सकते हो, आप होटल बुकिंग कर सकते हो, खाने का कर सकते हो। डॉक्यूमेंट बेसिक से रिक्वायरमेंट उसके डॉक्यूमेंट थे। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ओके बैंक स्टेटमेंट हो गई। और बैंक स्टेटमेंट में भी ऐसा नहीं कि बैंक स्टेटमेंट का मतलब कि आपके 3 महीने या 6, हर कंट्री का अलग है। अब आप शेंगन में किस जोन में जाते हो उसकी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने या 6 महीने की है। और आपकी सैलरी उसको जस्टिफाई कर सके बैंक स्टेटमेंट को। आपके बैंक में एक दिन पहले लाख रुपए आ गया, वो मैटर नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक ही दिन में या एक महीने में भी अपने अकाउंट में 3, 4, 5, 6 लाख रुपया डिपॉजिट कर देती है ना, तो उनको समझ में आ जाती है कि ये फेक सिस्टम है। अगर आपने अपना वीज़ा लगवाना है और अच्छे से आप चाहते हो कि आपको रिजेक्शन ना मिले, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लो। 3, 4, 6 महीने अपनी बैंक स्टेटमेंट को ऐसा ऐसा डेवलप करो, ऊपर लेके जाओ, उसके बाद आप अप्लाई करो। एनीवे आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी रेडी की, उसके बाद और आपका बैंक स्टेटमेंट है जो सबसे मेन है। उसके बाद आपकी आती है आइटनरी, जिसको सिंपल वर्ड्स में आप एज अ कवर लेटर। और अगर आपको कवर लेटर चाहिए हुआ है उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा ये बताएं आगे। आइटनरी के बाद आपका जो है वो टिकट होनी चाहिए। टिकट आप पर है, यहाँ तो पेड कर लो, आपको कंफर्म है कि वीज़ा मिलता है, नहीं तो आप डमी कर लो। सॉरी मैं बाइक को कट कर रहा हूँ, अगर आपने अपनी टिकट करनी है या होटल की बुकिंग करनी है आप डमी भी कर सकते हो। लेकिन हाँ जी ने तो अपनी टिकट भी ओरिजिनल बाय की थी और जनाब इन्होंने होटल की बुकिंग का भी रिस्क लिया था। तो लेकिन एनीवे इनका वीज़ा भी ग्रांट हो गया चेक रिपब्लिक का। और कितने दिन का वीज़ा लगा था ये बता दें। मेरा वीज़ा जो है वो 20 डेज़ का कुछ अराउंड लगा था। 20 डेज़ का। और ये मेरा सिर्फ 2 दिन में वीज़ा लगा। आपका कोई इंटरव्यू हुआ था? काइंडली ये शॉर्ट सा बता दें। इंटरव्यू हुआ ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू तभी एम्बेसी कहता है कि इंटरव्यू तब लेता हूँ जब आपके डॉक्यूमेंट जस्टिफाई ना कर सके। अगर तो डॉक्यूमेंट जस्टिफाई कर रहे हैं हर चीज़ को, तो फिर आपका इंटरव्यू पॉसिबल ही नहीं कि हो। आपका क्यों इंटरव्यू? आपकी प्रोफाइल में ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ थी, ज़रा लोगों को बताएं। क्योंकि दुबई में, शारजा में, यूएई में बहुत ज़्यादा लोग लेबर्स में हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या एडवाइस करें कि वो किस टाइप की प्रोफाइल उनकी होनी चाहिए? सबसे बड़ा तो आपका उसमें जो प्रोफाइल के अंदर है ना, आपकी सैलरी यहाँ तो अच्छी हो, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट सैलरी बेस पे बनती है। आपकी अगर 3000 दिरहम, 5000 दिरहम है और आपके बैंक में एकदम 50,000 दिरहम आ गया, चाहे वो महीने के अंदर ही सर्कुलेट किया हुआ, तो वो समझेंगे कि फेक है। आपकी जितनी, अगर तो आपकी 3000 दिरहम सैलरी है
तो आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी, तो आपने उस हिसाब से 20,000 आप शो कर दो, ताकि वो कहे चलो हो सकता है यार एक लेबर का भी दिल करता है कि वो ट्रैवल करे, लाजमी नहीं अमीर करे। तो अगर लेबर का कम बैंक स्टेटमेंट है वो तब भी दे देगा, अगर तो उसका जस्टिफाई सैलरी कर रहा है, सैलरी कम है और बैंक में बहुत पैसा आ गया, तो ये तो मेरे ख्याल से समझदार वाला तो समझ लेगा। और आसान है कि आपकी सैलरी अच्छी है और कंपनी एनओसी दे दे, क्योंकि जो कंपनी एनओसी है वो उसमें आपको जस्टिफाई करती है एक एक चीज़। और यही मेन थिंग है इस भाई का हाँ जी का वीज़ा क्यों लगा है, क्योंकि जनाब ये जहाँ पे काम करते थे तो जनाब इनकी कंपनी वालों ने इनको एक परमिशन लेटर दिया था, जिसको आप एनओसी लेटर बोल सकते हैं। ये अगर आपके पास है तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, फिर आपको ट्रैवल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन ओरिजिनल हो। उसके बाद आपके पास ट्रैवल प्लान होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप कवर लेटर भी बोल सकते हो। और इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, इसके पास आपका दुबई के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जहाँ पे भी आप काम करते हैं आपको उस कंपनी का पूरा बायोडाटा देना होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जनाब जब चेक रिपब्लिक का इनका वीज़ा लगा था, चेक रिपब्लिक वालों ने इनकी कंपनी में कॉल किया था, एम इनका वीज़ा नहीं लग गया। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। अब कंपनी वालों को जब चेक रिपब्लिक वाले या कोई भी एम्बेसी वाले जब फ़ोन करते हैं, उन्होंने सिंपल ये पूछना कि ये इंसान का नाम है क्या, ये यहाँ काम करता है, और वो उसको वेरीफाई कर देते ये काम है, और बस कुछ ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है कि वो सबसे कोई हिस्ट्री पूछे। उन्होंने इतना क्वेश्चन करना है और उन्होंने बस फ़ोन रख देना। इट मीन कि आपने जहाँ पे काम करते थे आपने उनका तरला मिन्नत की भी थी कि अगर फ़ोन आया तो संभाल लेना, क्योंकि मैं जिधर काम करता हूँ मेरे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप थे मैनेजमेंट के साथ, तो उनको मैंने बताया कि ट्रैवल करना, तो उन्होंने कहा तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। उनको हर चीज़ पता थी कि प्रोसेस में क्या होती है, और मैंने भी उनको बताया हुआ था। और जब कॉल आई है और एम्बेसी ने कहा कि हम एम्बेसी से कॉल कर रहे हैं, वो वहीं पे उनका माइंड ओपन हो गया कि भाई अब हमें क्या बोल रहा है। तो वो किसी भी मजाक नहीं वे में नहीं, उन्होंने बहुत सीरियस वे में जैसे एक नॉर्मल चीज़ है, और एम्बेसी ने जो पूछा उन्होंने बताया, उन्होंने वेरीफाई कर दिया, और एम्बेसी ने कॉल कट कर दी, और उसी दिन जो है वो वीज़ा लग गया। क्या बात, उसी दिन ग्रांट हो गया, उसी दिन वीज़ा लगा। अच्छा अभी आप ये भी बता दें, जब आपने चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई किया तो आपने कितनी एम्बेसी की फ़ीस पे की, ये ज़रा आप लोगों को बता दें। मैंने जो पे किया वो था 320 दिरहम वहाँ की करेंसी में, लेकिन अब यूएई की करेंसी में आप बता रहे हो, ये कन्वर्ट अगर यूरोस में करें तो अगर कितने यूरोस में तो उसकी 85 यूरो है, लेकिन अब यूरो का प्राइस बढ़ रहा है, तो हो सकता है दिरहम में 330 दिरहम हो जाए, वो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि 80-90 यूरो इतना ज़्यादा नहीं है। वेरी गुड यार, 90 से ऊपर नहीं, बस आपका यही खर्चा हुआ है, यही कॉस्ट है। क्योंकि बाइक का सिर्फ यही खर्चा हुआ है। और इन्होंने अपनी एक टिकट बाई की थी, टिकट कितने की हुई ये भी बता दें लोगों को। टिकट जो है वो मेरी को 3000 दिरहम की हुई। तीन है, ये यूरोस में कुछ बता दें। यूरोस में अराउंड, हमसे यूरो में बात किया करें आप। 3000 दिरहम, ये कुछ 700 यूरोस की है, 700-800 यूरोस अराउंड मेरी इतनी हुई है। ये कोई इतनी महंगी नहीं है, ठीक है, इसको क्वाइट वेल, ठीक है। नहीं। और इसके बाद आपने अपनी होटल बुकिंग कितने में की? होटल बुकिंग जो मेरी वहाँ थी, वहाँ क्योंकि चेक रिपब्लिक इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वहाँ एक दिन का जो था वो 20 यूरो था। बस यार ये तो बहुत चीप है यार, ठीक है, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था, और मैं भी देखें सीखता हूँ, ठीक है, मुझे सीखने का शौक भी है। और चेक रिपब्लिक एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, एक टूरिस्ट प्लेस है, और चेक रिपब्लिक का आजकल वर्क परमिट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मोस्टली इंडियन लोगों का ज़्यादा चेक रिपब्लिक का वर्क परमिट लग रहा है। अपने चेक रिपब्लिक का फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट से निकाला था, वो वेबसाइट अगर आपको याद है, मुझे तो पता है, लेकिन आप अपने होठों से बताएं, अपने मुंह से बताएं तो लोगों की हेल्प हो जाएगी। चेक रिपब्लिक ने गूगल पे लिखा एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ सामने आ जाएगा एम्बेसी का, तो आपने डाउनलोड किया, उसको सिंपल डाउनलोड करना है। वो कोई मेरे ख्याल 4-5 पेपर्स है, डाउनलोड करना है, और आपने उस चेक लिस्ट के मुताबिक उसमें इंफॉर्मेशन जो जो लिखी हुई है, जो कि मेरे ख्याल से हर बंदे को पता, नाम, आईडी, वो अपना नाम डालना है, सब कुछ डालना है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने एम्बेसी सबमिट करना है। और जब आपने वो फॉर्म फिल कर रहे थे, वहाँ पे कहीं ये भी लिखा था कि आपका कोई यूरोप में जानने वाला है, आपने वहाँ पे क्या लिखा, हाँ या ना? एप्लीकेशन फॉर्म में एक ऑप्शन है कि आपने वहाँ बताना, अगर है तो वो स्पॉन्सर, वो असल में सेक्शन स्पॉन्सर वालों के लिए, लेकिन आपका कोई नहीं है तो आप बस लिख दो कोई है ही नहीं, या उसको बिल्कुल खाली छोड़ दो, नो वगैरह कुछ नहीं लिखने उससे। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, सारी आपके लिए नहीं है, तो जो नहीं आपको समझ आ रही उसको आपने छोड़ देना, हम लीव कर सकते हैं। उसमें येस नो या कुछ भी नहीं आपने भी कुछ छोड़ा था? मैंने सारा ब्लैंक छोड़ दिया, जो मेरे काम का नहीं था, जो फैमिली वाला था, या कोई आपका रिलेटिव है, या बॉस के अंदर स्टेटमेंटें लिखी हुई थी जो मेरे काम से नहीं थी। लोग घबराते हैं एजेंट के पास इसलिए तो जाते हैं कि उनको एप्लीकेशन फॉर्म दे के डर जाते हैं, इतना कुछ लिखना है, क्या लिखना है। तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए, जो चीज़ उन्होंने पूछ रहे हैं या वो आपसे लिंक ही नहीं है तो आप उसको छोड़ दो।
सही हो मैंने गया। कोई घबराया नहीं। मैंने फार्म में काफ़ी जगह थी जो मैंने बिल्कुल ही एम्प्टी छोड़ दी क्योंकि लिंक नहीं था, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डाली और वही मैंने सबमिट की। क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हाँ जी आपने प्रोवाइड की है। और जनाब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये जब इनका शेंजन वीज़ा लगा, बाद में ये पुर्तगाल आ गया, आपके माइंड में आएगा कि यार सारे बंदे ही पुर्तगाल में ऐसे आते हैं। तो जनाब जब आपका शेंजन वीज़ा लग जाता है तो आप पूरे शेंजन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं। आपने बस की टिकट बाय करनी होती है, आपने अपने लिए प्लेन की टिकट बाय करनी होती है, जैसे आपकी जेब इजाज़त देती है आप उस हिसाब से अपनी टिकट पुर्तगाल के लिए बाय कर सकते हैं। वाया बस भी आ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे लोग लीगल आके अपना लीगल काम देखते हैं, लीगल टैक्स वगैरह देते हैं। तो इस तरह से पुर्तगाल में लोग आगे से सर्वाइव करते हैं और अपना रेजिडेंस कार्ड लेते हैं। तो बाकी जनाब हाँ जी बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने लोगों के यार फटे जग दिए यार, इन्हीं कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है फ्रेश, क्योंकि दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर है, क्योंकि ये इतनी कोई खास नहीं है। और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन देखें आपके पास जॉब अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास NOC लेटर नहीं है फिर बहुत पंगा है। तो एनीवे आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और हाँ जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।